हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर शीत युद्ध का दौर। क्लास 12 का चैप्टर है, ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और एक वीडियो में ही आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है शीत युद्ध का दौर। ये आपने हेडिंग देखी ली है चैप्टर का नेम। उसके बाद सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध से अभिप्राय उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। तनावपूर्ण वातावरण हो मतलब ऐसा माहौल हो कि दोनों देश एक दूसरे से नफरत करते हों या एक दूसरे को अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हो कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बहस। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण है, एक बहस का माहौल है, पर वास्तव में कोई युद्ध नहीं है। हथियारों से कोई युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, केवल बातों से युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी। यही स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। ठीक है, इंग्लिश में से कोल्ड वॉर एरा भी बोला जाता है चैप्टर को। तो ये जो स्थिति थी शीत युद्ध की, ये कौन से देशों के बीच थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, जिसके अंदर रूस, जर्मनी और भी काफ़ी सारे देश आ जाते हैं। एक आसान भाषा में शीत युद्ध को समझें तो शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित था। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में। तो दोनों विश्व युद्ध की डेट याद रखना आपको ज़रूरी है। पहला हुआ था 1914 से 1918 के बीच और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 के बीच। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध तुरंत स्टार्ट हो गया था। 1945 से 1991 शीत युद्ध की डेट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। उसके बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। ये दो गुट कौन से थे अभी ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और राजनीतिक संघर्ष था। विचारात्मक मतलब विचार दोनों के अलग थे और राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब देखते हैं कि कौन से दो गुटों में विश्व बंट गया था। उससे पहले हम जानेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के गुट कौन से थे। मित्र राष्ट्र सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूरी राष्ट्र। मतलब जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो दो गुटों के बीच हुआ था। तो पहला गुट कौन सा था? मित्र राष्ट्र का। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और जो दूसरा गुट था, दूसरे गुट में कौन शामिल था? जर्मनी, जापान, इटली। मतलब इन सारे देशों ने मिलकर दूरी राष्ट्र वाले देश मतलब जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो दूसरे विश्व युद्ध के गुट आपको पता चल गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक टाइम पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्त थे, मित्र राष्ट्र थे, एक साथ इन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था और ये जीत भी गए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों के बीच भी युद्ध हो गया? ये कौन सी स्थिति आई कि इन दोनों के बीच भी शीत युद्ध हुआ? तो देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा के सोवियत संघ का। अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि इन दोनों के बीच शीत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था दोनों की विचारधाराएं अलग होना। अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी और सोवियत संघ की विचारधारा थी समाजवादी। इन दोनों की विचारधाराएं अलग थी, दोनों के विचार ही जब आपस में नहीं मिलते थे, इसलिए इन दोनों के बीच शीत युद्ध चला था। तो अब हम देखेंगे कि पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा आखिर है क्या, तभी हमें आगे का चैप्टर समझ में आएगा। तो पूंजीवाद एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। तो अमेरिका का मानना ये था कि जो उत्पादन के साधन हैं मतलब जितने भी इनकम के सोर्स हैं जैसे खेती और बिजनेस वगैरह हो गए, कंपनीज वगैरह हो गई, उन पर अधिकार किसका हो? किसी व्यक्ति विशेष का हो, मतलब कंपनीज प्राइवेट हो। एक तरीके से हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। और साम्यवादी विचारधारा क्या थी? इस विचारधारा का लक्ष्य सभी को समानता प्रदान करना था। साम्यवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि उत्पादन के साथ सभी साधनों पर सभी का बराबर अधिकार हो और ये पूंजीवादी विचारधारा का बिल्कुल उल्टा था। तो यही समझ में आ गया आपको कि दोनों विचारधाराओं में क्या डिफरेंस है। साम्यवादी जो विचारधारा है, जैसे समाजवादी भी हम कह सकते हैं, काफ़ी हद तक दोनों विचारधाराएं मिलती हैं, समाजवादी और साम्यवादी। तो इन विचारधारा के लोग क्या चाहते हैं? कोई भी उत्पादन का साधन हो, जैसे कोई भी बिजनेस हो, कंपनी हो, खेत हो या फिर पब्लिक वाली जगह हो, इन सब सभी का बराबर अधिकार हो। और पूंजीवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, इसलिए इन दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती थी। एक कारण शीत युद्ध का हम और मान सकते हैं कि अणु बम का रहस्य सोवियत संघ से छुपाया गया था। तो जब दूसरा विश्व युद्ध पूरा हुआ था
उस टाइम पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने एटम बम्स का जो राज था, एटम बम्स के अनुसंधान को सोवियत संघ से छुपा कर रखा था। सोवियत संघ को बहुत बुरा लगा, भाई फ्रेंड बनकर तुम चतुराई दिखाते हो, चालाकी दिखाते हो और धोखा करते हो, तो सबको बुरा लगता है ऑब्वियसली। तो सोवियत संघ को भी इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। इसलिए इसी कारण से दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी दरार पैदा हो गई जो कभी भी नहीं भरी जा सकती थी। अब भाई जब युद्ध होने ही लगा था, विचारधाराएं विरोधी हो गई थी, तो पाश्चात्य देशों ने, मतलब पश्चिमी यूरोप के देशों ने क्या किया। पश्चिमी यूरोप के देश कौन से थे, अभी आपको ये आगे समझने को मिलेगा। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया और सोवियत संघ ने पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर दिया। दोनों ने आपस में एक दूसरे का विरोध करना और प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जर्मनी का घटनाक्रम भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बंट गया था। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी शक्तियों की सत्ता ने बागडोर संभाली, मतलब पूर्व का जो जर्मनी था, जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया और जो पूर्वी जर्मनी था वो सारा साम्यवादियों के हाथ में आ गया और जो पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के विरोधी शक्तियां थी जो उनके हाथों में आ गया। इस कारण से स्थितियां निरंतर तनावपूर्ण होती चली गई, मतलब कहीं ना कहीं इन घटनाक्रमों से दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा दरार आने लगी, दोनों महाशक्तियों के बीच काफ़ी दरार आने लगी। तो अब हम समझ गए हैं कि शीत युद्ध के कारण आखिर थे क्या। तो अब अपने मेन टॉपिक पर वापस से आ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि दोनों देशों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर ने, मतलब सोवियत संघ ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखो जब दोनों देशों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थितियां होने लगी कि दोनों एक दूसरे के विरोध में विचार करने लगे, तो हम इसे वर्ल्ड मैप पर समझ सकते हैं कि ये तो है हमारा पूर्वी यूरोप और ये है पश्चिमी यूरोप, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। तो यहाँ पर क्या होने लगा था कि सोवियत संघ जहाँ पर है, पूर्वी यूरोप में जहाँ पर है, वो अपने पास के सारे देशों को अपने साथ करने की कोशिश करने लगा, छोटे छोटे देशों को अपने साथ करने की कोशिश करने लगा। इसे हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कई सैन्य संधि संगठन बनाए, मतलब कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि एक देश पर अगर हमला होगा तो सभी देशों पर वो माना जाएगा। कई संधि संगठन जो थे वो बनाए गए। और यहाँ देखो ये अमेरिका वाले सारे देश थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की ये जगह है। तो यूएसए ने क्या किया, अपने पास के, मतलब पश्चिमी साइड के सारे देशों को अपने साथ करने की कोशिश करने लगा। तो कई लालच भी दिए गए, कई पर दबाव बनाया गया, इस तरीके से देशों को अपने साथ किया गया। ठीक है, तो अब हमें ये समझना चाहिए कि अगर महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों को अपने साथ करना चाहती थी तो उसका भी कोई कारण होगा। यस, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। महाशक्तियों को छोटे देशों से बहुत लाभ था। अब वो लाभ देखते हैं कि क्या क्या लाभ मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियाँ की। तो ये मेन संधियाँ जो थी उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सैन्य संधि संगठन बनाए, मतलब इन देशों ने ऐसा कहा कि इन संधियों में यह बताया गया कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो वो ही हमला सारे देशों पर माना जाएगा। और इससे और भी बहुत सारे लाभ हुए थे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आपको इन संधियों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहला संधि संगठन अमेरिका का है जिसे कहते हैं नाटो। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया था, 1949 में ये संगठन बना था। उसके बाद सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, 1955 में ये बनाया गया था। उसके बाद सोवियत संघ ने एक और संगठन बनाया जिसे सेंटो कहा जाता है, 1955 में बनाया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अमेरिका ने क्या बनाया था, सीएटो बनाया था जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। तो इनकी डेट्स और इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियों ने छोटे देशों को साथ रखना शुरू कर दिया। तो छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। अब उन्हें भी तो, भैया छोटे देशों को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना महाशक्तियों से जुड़ने का। तो क्या फ़ायदा था उन्हें, महाशक्तियों के साथ रहते थे तो सुरक्षित रहते थे, हथियार उन्हें अच्छे अच्छे मिल जाते थे और आर्थिक मदद भी हो जाती थी। मतलब कोई देश अगर पैसों की कमी से जूझ रहा है तो महाशक्ति उसकी हेल्प कर देती थी। आगे आता है, परमाणु संपन्न होने के कारण ही महाशक्तियों में रक्तरंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। तो भैया दोनों देशों के पास परमाणु थे। ठीक है, परमाणु बम जो होते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये आप जानते हैं। तो दोनों ही देशों के पास परमाणु बम थे। अगर कोई भी एक देश शीत युद्ध से आगे बढ़कर असली युद्ध शुरू करता है तो इसमें नुकसान उसी का है, उसका भी है और बाकी देशों का भी है। अगर मान लो किसी देश के पास बहुत सारी पावर है, दोनों देशों के पास परमाणु बम है, ठीक है, अब इस देश ने इस देश के सारे परमाणु बम ख़त्म कर दिए, फिर भी ये देश इतना ज़्यादा
पावरफुल है कि वो दूसरे देश को आधा ख़त्म करने या पूरा ख़त्म करने की भी ताकत रखता है। ठीक है, तो दोनों ही देश बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। युद्ध होने पे दोनों को ही बहुत ज़्यादा लॉस होता, इसलिए दोनों ने समझदारी दिखाते हुए शीत युद्ध चलाया, ना कि असली युद्ध किया। ठीक है, अब हम देखते हैं महाशक्तियों को आखिर छोटे देशों को अपने साथ रखने से क्या लाभ हुए। छोटे देशों की प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, ठीक है, उनसे अनाज वगैरह प्राप्त करना, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, मतलब अपने वहाँ पर सैन्य ठिकाने बनाना, अपनी सेना को वहाँ पे स्थापित करना, छुपाना या फिर उनके सैनिक अड्डे बनाना। अब आर्थिक सहायता प्राप्त करना, छोटे देश भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते थे बड़े देशों की। अगर एक साथ डोनेशन करेंगे तो काफ़ी पैसा उनके पास भी हो जाता था, तो बड़े देशों की हेल्प कर सकते थे ये छोटे देश महाशक्तियों की। ओके, नेक्स्ट आता है भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। तो काफ़ी बड़ा भू क्षेत्र भी छोटे देशों से महाशक्तियों को मिल जाता था। ठीक है, आगे आता है शीत युद्ध के दायरे क्या थे। तो शीत युद्ध के दायरे मतलब वो सीमा जब शीत युद्ध टूटने को आ गया, शीत युद्ध टूटने को आया और असली युद्ध शुरू होने ही वाला था कि रह गया, तो कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी जिनमें से सबसे मेन आता है क्यूबा का मिसाइल संकट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 101% आ जाता है ये क्वेश्चन। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है इस वाले टॉपिक में से, तो इस टॉपिक को हम डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। तो अब क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोवियत संघ के नेताओं को अप्रैल 1961 में ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। तो क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास ही स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, द्वीपीय मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और अमेरिका के काफ़ी क्लोज है। ठीक, तो 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। सोवियत संघ के नेता कौन थे, उनका नेम याद रखना आपको ज़रूरी है। उनका नेम था निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, सोवियत संघ के नेता का नाम था निकिता क्रुश्चेव, ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना। और क्यूबा के नेता का नाम क्या था, क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, फिदेल कास्त्रो। तो निकिता क्रुश्चेव को ये चिंता सताने लगी अप्रैल 1961 में कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा, मतलब क्यूबा जो था अमेरिका के इतना पास होकर भी सोवियत संघ से दोस्ती रखता था। सोवियत संघ था, साम्यवादी देश था वो। ठीक है, सोवियत संघ से रिलेशन रखता था और साम्यवादी देश था। तो क्यूबा पर आक्रमण हो जाएगा, इस डर से क्या किया निकिता क्रुश्चेव ने, क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। ठीक है, रशिया के रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, देखो पहले आगे की स्टोरी पढ़ लो फिर बताती हूँ। 1962 में क्रुश्चेव ने क्या किया, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी 1962 में। ठीक है, इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। तो अमेरिका पर निशाना साधना, अमेरिका से युद्ध करना पहले थोड़ा सा मुश्किल था रशिया के लिए, मतलब सोवियत संघ के लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी दूर था। ठीक है, पर जब क्यूबा को उन्होंने सैनिक अड्डे में बदल दिया, अपने हथियार परमाणु मिसाइलें वहाँ पर क्यूबा में उन्होंने तैनात करवा दी, किसने, सोवियत संघ ने। तो क्या हुआ था, देखो क्यूबा काफ़ी पास में आ गया था, अमेरिका के काफ़ी पास था क्यूबा। तो अगर वो यहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात करते हैं तो वो आधे से भी ज़्यादा जगह को फिनिश कर सकते थे एक बार में। अमेरिका को एक बार में क्या कर सकते थे, हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग में लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। ये अगर मुख्य भूभाग है तो इसके दुगने ठिकानों पर वो हमला कर सकता था, मतलब एक बार में काफ़ी गहरी हानि पहुँचा सकता था वो अमेरिका को। तो आगे क्या हुआ, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका के लोगों को 3 हफ्ते के बाद पता लगी। मतलब इतना पास में मिसाइल्स थी, इतना पास में सोवियत संघ के हथियार थे, पर अमेरिका को उसकी 3 हफ्ते के बाद भनक लगी। पता चलने के बाद ही जॉन एफ कैनेडी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। जॉन एफ कैनेडी कौन थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। ठीक है, उन्हें काफ़ी चिंता हुई कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध शुरू हो, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले। वो ये ज़रूर चाहते थे, युद्ध तो वो करना नहीं चाहते थे जॉन एफ कैनेडी, पर वो चाहते थे कि यहाँ से अपनी परमाणु मिसाइलें क्यूबा से निकिता क्रुश्चेव हटा लें। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। ठीक है, फोर्सेस को वहाँ पर भेज दिया समुद्र में ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के
सोवियत संघ के मामलों के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। अमेरिका बताना चाहता था कि भाई हल्की बात नहीं है, तुम लोग यहाँ पे परमाणु बम लगा रहे हो। तो उससे वो समझाना चाहता था कि हम इस मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, ये सब बताना चाहता था। और अपनी गंभीरता दिखा रहा था, मतलब अगर तुम लोग हमला करोगे तो हम भी हमला करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में ये लगा कि युद्ध होकर रहेगा। पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि अगर एक बार भी किसी देश ने युद्ध शुरू किया तो युद्ध पूरी दुनिया में फैल जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा। उसी टाइम दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट पहले ही दुनिया को लगी हुई थी, पहले ही सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, तो अब और नुकसान कोई नहीं खाना चाहता था। तो ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा हम इसे कह सकते हैं शीत युद्ध की थी। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लो ताकि अच्छे से समझ में आए। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने राहत की सांस ली। सोवियत के जहाज़ों ने या तो अपने जहाज़ों की गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के इन साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। इसके बाद भी शीत युद्ध चलता रहा। ठीक है, सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। ये तनाव और संघर्ष इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए कि युद्ध हो जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भी थे जो शीत युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन देशों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दो ध्रुवीयता की चुनौती। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए तीसरा विकल्प था। अब भाई देखो, कुछ देश ऐसे भी थे, जब देखो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ, तो क्या हुआ, विश्व 2 गुटों में बट गया। एक गुट हो गया, जब मैंने तुम्हें बताया अभी कि एक गुट था साम्यवादी और एक गुट था पूंजीवादी। और जो पश्चिमी देश थे वो ज़्यादातर अमेरिका के समर्थन में थे, और जो कुछ पूर्वी देश थे वो ज़्यादातर सोवियत संघ के समर्थन में थे। तो जो देश पश्चिमी एरिया में होने के बावजूद भी, पश्चिमी यूरोप में होने के बावजूद भी सोवियत संघ के साथ थे, उन देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। जैसे कि क्यूबा क्या था, अमेरिका के पास होने के बाद भी वो सोवियत संघ का दोस्त था, तो इसलिए उसे दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। तो इसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह कुछ देश ऐसे थे जो ना तो साम्यवादी गुट में शामिल होना चाहते थे और ना ही पूंजीवादी गुट में। तो उन देशों ने क्या किया, एक गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट किया। ना तो उन्होंने कोई से भी देश का साथ नहीं दिया और अपना ही एक आंदोलन स्टार्ट किया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों, वही देश जो अभी आज़ाद हुए थे, उन देशों के लिए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। इन्हीं देशों को तीसरी दुनिया का देश भी कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना इनके लिए आखिरी विकल्प था। अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन वो स्थिति थी, जो कुछ देश थे वो गुट निरपेक्ष हो गए, किसी भी गुट का साथ उन्होंने नहीं दिया, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। उन्होंने अपने आप को आज़ाद रखते हुए अपने फैसले बाकी देशों के सामने रखे, और इससे उनके पास क्या था, ये ऑप्शन था कि अगर कोई देश उन पर दबाव बनाता है तो वो दूसरे देश के साथ जाकर खड़े हो जा सकते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के कई फायदे हुए थे, जिन्हें हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में आराम से पढ़ेंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, वहाँ पर हुआ था, जिसकी नींव 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी। इस आंदोलन के संस्थापक नेता और देशों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जोसेफ ब्रॉज टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। ठीक है, इन दोनों ने ही आंदोलन स्टार्ट किया था। और इसके अलावा वामे नक्रुमा खाना से, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, और डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया से शामिल थे। इन 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ लगी हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुटों में शामिल किया जाए, किंतु उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन देश किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें लगता था यदि वे किसी ग्रुप में शामिल हुए तो वो किसी सैन्य संघर्ष में फिर से फंस सकते हैं, इसलिए उन्हें हाल ही में मिली स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन नवीन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अमेरिका या सोवियत संघ के समूह से दूर थे। सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद इसमें लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ती रही। तो ये मैंने आपको एक बार और क्लियर करने के लिए बुक लैंग्वेज में अच्छे से आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बता दिया है, उसके संस्थापक नेताओं के नाम भी बता दिए हैं। इन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये 1 मार्कर में भी या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आराम से पूछ ले जाते हैं।
अब देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या थी। भाई भारत की भूमिका है तभी तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। अगर इसमें बताओ इंडिया का कोई रोल नहीं होता तो हम लोग इसे क्यों पढ़ते, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें इंडिया के पॉलिटिकल वे में सोचने का तरीका बताया गया है। इंडिया ने कैसे अपने आप को इस स्थिति में भी बचा कर रखा, वो सब कुछ बताया गया है। तो इंडिया की विशेषताएं क्या थी, भारत की भूमिका की विशेषताएं क्या थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि युगोस्लाविया और इंडिया ने मिलकर इस आंदोलन की नींव रखी थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश था भारत, ठीक है। स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा, ठीक है। अपने आप को भारत ने काफ़ी बचा कर रखा इन दोनों महाशक्तियों से, और अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति दिखाई, ठीक है। सभी देशों के बीच समन्वयकारी भूमिका निभाई, मतलब युद्ध होने से बचाने के लिए अपने तर्क रखे, ठीक है। नवीन स्वतंत्र देशों को आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया, मतलब जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया, उन्हें आंदोलन से जोड़ा। विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय रखा। वैचारिक और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण किया, मतलब भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में चल रही थी, उन सब में अपना पक्ष जो है भारत ने बराबर रखा। तो कुछ लोगों ने या कुछ देशों ने, हम कहें कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की है, ठीक है। ये आलोचना पढ़ना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ये भी देखना ज़रूरी है कि उन्हें क्या कमी दिखाई दी थी भारत की नीति में। तो क्या कहा गया था, सिद्धांत विहीन नीति बताया गया था गुटनिरपेक्षता की नीति को, भारत की नीति को स्पेशली। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन बताई गई थी। कहा जाता है कि भारत अपने हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष देने से बचता रहा था, ठीक है। भारत ने अपने हितों को साधने के नाम पर, मतलब अपने आप को सेफ रखने के नाम पर क्या किया था, महत्वपूर्ण मामलों पर सुनिश्चित पक्ष लेने से, मतलब कभी कभी होता है ना कि आपको किसी एक का साथ देना ज़रूरी होता है। भारत ने उस समय पर किसी एक का साथ नहीं दिया था, अपने आप को इन दोनों से ही अलग रखा था। और दूसरा बताया जाता है अस्थिर नीति थी। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति में अस्थिरता बताई थी, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि जब भारत सोवियत संघ के साथ हो गया था, तो नीति में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। इन उतार चढ़ावों में भी भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखा था, राष्ट्रीय हित के अनुरूप फैसले लिए थे, मतलब सबके हमारे देश का जिसमें हित हो ऐसे फैसले लिए थे, ओके। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने महत्व को बनाए रखने में सफल रहा था भारत। गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि अगर भारत को महसूस हो कि कोई सी महाशक्ति उसे अनदेखा कर रही है या अनुचित दबाव डाल रही है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। यही तो मेन नीति थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही दबाव डाल सकता था। तो ये नीति काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी। भाई इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर उससे पहले हम जानेंगे कि शीत युद्ध को रोकने के लिए कौन कौन सी शस्त्र नियंत्रण संधियाँ रखी गई थी, मतलब क्या हो रहा था उस टाइम पे, हथियारों की होड़ लग गई थी। दोनों देश ऐसे ऐसे हथियार बना रहे थे जिनसे दुनिया में बहुत तबाही आ सकती थी, और परीक्षण से और भी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। तो क्या हुआ था, कुछ शस्त्र नियंत्रण संधियाँ हुई थी जिसमें हथियारों पर रोक लगाई गई थी। तो उन संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आती है शीत युद्ध की समाप्ति। तो मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व और नीतियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शीत युद्ध की समाप्ति में। तो क्या था, मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में आई। जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में याद किया जाता है, उसी प्रकार दुनिया में गोर्बाचेव को शीत युद्ध के अंत करने वाले नेता के रूप में याद किया जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे नीतियों में। गोर्बाचेव ने लोहा आवरण की दीवार तोड़ डाली और बंद दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि दी। सोवियत संघ की कुछ आर्थिक मजबूरियां भी थी जिनकी वजह से उन्हें शीत युद्ध का अंत करना पड़ा था। सन 1980 के बाद सोवियत संघ की आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा, मतलब अंतरिक्ष के अंदर मिसाइल्स वगैरह और सैटेलाइट्स वगैरह, इन सबको बनाने की जो प्रतिस्पर्धा थी, जो रेस थी, उसकी वजह से, और शस्त्र निर्माण में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की वजह से क्या हुआ था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। अब उसमें सामर्थ्य नहीं था कि वह पश्चिमी देशों से शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा कंटिन्यू कर सके, आगे रेस कंटिन्यू कर सके। फिर सोवियत संघ का बिखराव हो गया। कैसे, 1990 से 1991 के वर्ष सोवियत संघ में उथल पुथल के वर्ष रहे। 9 अगस्त 1991 की तख्ता पलट की घटना से गोर्बाचेव की लोकप्रियता में ज़बरदस्त धक्का लगा।
विश्व शक्ति के रूप में हम सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे ज़माने की चीज़ों को रह गई थी। तो क्या हुआ था, सोवियत संघ का बिखराव हुआ था 1991 में, तख्ता पलट की घटना, मतलब गोर्बाचेव की जगह कोई और नेता वहाँ पर आ गया था। ठीक है, सोवियत संघ की स्थिति में गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा अमेरिका को दी गई निष्क्रिय समर्थन से स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचेव ग्रुप 7 क्या था, 7 जो बड़े बड़े देश थे उनकी बैठक थी, ठीक है, उनका ग्रुप था, कि लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी आर्थिक मदद जुटाने में विफल रहे। ठीक है, तो गोर्बाचेव कहाँ गए थे, ग्रुप 7 की लंदन बैठक में गए थे, किस लिए, ताकि वो थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प वहाँ से ले सकें, पश्चिमी देशों से थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद ले सकें, उसके लिए वो लंदन गए थे। पर वहाँ से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली, फाइनेंशियल हेल्प उन्हें वहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिली, आर्थिक मदद उन्हें बिल्कुल नहीं मिली वहाँ से। जिसके बाद उनके अपने देश में अपने गणराज्यों ने जोर शोर से अपनी स्वायत्तता की मांगें रखनी शुरू कर दी। किसी समय विश्व की शक्ति कहलाने वाला सोवियत संघ का यह राजनीतिक बिखराव वर्तमान के समय की कुरूप वास्तविकता है। तो क्या हुआ था, जो सोवियत संघ के अंदर के देश थे, जैसे युगोस्लाविया, तो काफ़ी सारे देश थे जैसे फ्रांस वगैरह, इन सब देशों ने अपनी आज़ादी की मांग रखना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारा राज्य हम खुद चलाएंगे, हमारे गणराज्यों को हम खुद चलाएंगे, सोवियत संघ हैंडल नहीं करेगा। उसके बाद सोवियत संघ टूटता चला गया और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बना दिया गया, जिसे हम रशिया भी कहते हैं, रशिया को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होता है। इसके आगे की स्टोरी भी है जो सेकंड चैप्टर में कंटिन्यू की गई है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इतना लंबा चैप्टर पढ़ा, कुछ सवालों के आंसर तो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कौन कौन से थे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनका आंसर ज़रूर बताइएगा अगर आपको चैप्टर थोड़ा भी समझ में आया तो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कौन से थे? क्वेश्चन सेकेंड, क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था? क्वेश्चन थर्ड, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उन देशों के नाम बताइए, कौन से देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और फोर्थ क्वेश्चन आता है, आप भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में क्या सोचते हैं? वो नीति अच्छी थी, अपने फ़ायदे के लिए थी, क्या समझ में आता है आपको इस नीति से? आपको ये नीति पसंद आई या आपको भी ये नीति पसंद नहीं आई? तो आपको अपने विचार जो हैं या फिर अपने आंसर जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे देने हैं। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी जल्दी लॉन्च हो, इस चैप्टर की ही नहीं बल्कि पूरे सीरीज़ के सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आर्ट साइड के सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।